Okay, welcome back to this wonderful chapter portfolio management. आज कुछ बेसिक टॉपिक रह गए और मिसलेनियस टॉपिक इनको हम बोलेंगे यहाँ से। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एक है मूविंग एवरेजेस। ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज, और इससे आपको शेयर की पास्ट मूवमेंट देखकर इसका फ्यूचर मूवमेंट समझ में आता है, मूविंग एवरेज। ये आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है, टेक्निकल एनालिसिस। आप इंडेक्स में देखेंगे तो एक टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ पर है, लेकिन उसको मैं यहाँ करवा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ क्योंकि आपने काफ़ी सारा मैथमेटिक्स इस चैप्टर में ऑलरेडी सीख लिया है, तो वहाँ की जगह इसको यहाँ कराने से आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, सो पहले अपनी बुक पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 136 के नीचे मूविंग एवरेज दिखा? यस। अ मूविंग एवरेज रेफर्स टू अ समरी पिक्चर ऑफ द प्राइस एक्शन। यानी मूविंग एवरेज देखकर आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप बाय या सेल का डिसीजन ले पाओगे। आजकल काफ़ी एनालिस्ट जो हैं, जो शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, वो मूविंग एवरेज देखते हैं। अगर आप टीवी देखोगे तो वो बोलता है आज ये स्टॉक अपने पिछले 20 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया। अरे तो क्या निकल गया, पता भी तो होना चाहिए आपको। मतलब 20 दिन का एवरेज आज उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसका मतलब है कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। वो अपने एवरेज के ऊपर निकल गया, 20 दिन के मूविंग एवरेज के। इट इज़ इंटेंडेड टू रिड्यूस द वोलाटिलिटी ऑफ द स्टॉक प्राइस। एक हो गया सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं, मान लो पिछले 10 दिन का टोटल लेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ डेज डिसाइड करेंगे, 5 दिन का एक ब्लॉक, 5 दिन का एक एवरेज ले लिया, फिर अगले 5 दिन का एवरेज लेंगे, फिर अगले 5 दिन का एवरेज लेंगे। तो इससे क्या होता है, स्टॉक की वोलाटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक साथ पूरा एवरेज नहीं लेते हो, सिर्फ ब्लॉक का एवरेज ले रहे हो। इज इट राइट? एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 मूविंग एवरेज है, एक है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज नाम में ही गुण छुपे हैं, सिंपल है, कभी नहीं आया आज तक। इंस्टीट्यूट की फॉर्मेशन से लेकर आज तक कभी नहीं आया। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बीच बीच में आता रहता है, तो इसको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। बट फिर भी सिंपल एवरेज का क्वेश्चन मॉड्यूल में तो नहीं है, हमने फिर भी कहीं से ढूंढ निकाला। तो आपकी बुक में ना एक टेबल है, ब्लैंक है, उसको भरेंगे। इज इट राइट? तो लिखना सिंपल मूविंग एवरेज। एक मैं आपको जस्ट एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, वैसे एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है, आने की उम्मीद भी नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और बहुत ही छोटा है, 2 मिनट में हो भी जाएगा। आपको ये डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको ये डेटा दिया हुआ रहेगा, डेज क्लोजिंग शेयर प्राइस, और आपको पूछा जाएगा 5 डेज मूविंग एवरेज निकालना है। इज इट राइट? आपको 5 डेज मूविंग एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉलम और इधर बढ़ा देंगे। मैथ्स में भी शायद ये सिखाया जाता है, स्कूल के मैथ्स में, आई डोंट नो अभी सिखाते हैं कि नहीं, सिखाते हैं क्या मूविंग एवरेज? नहीं सिखाते हैं। फाउंडेशन के कोर्स में था क्या? याद ही नहीं है, फाउंडेशन में नहीं था, स्कूल में नहीं था, फाउंडेशन में अपने फाउंडेशन नहीं दिया है, नहीं था।
मैं जब था तब था ये फाउंडेशन में। अच्छा हुआ काम आ गया आज। तो क्लोजिंग प्राइस लिख ली। अब मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं? 5 डेज मूविंग एवरेज दिया है तो 5-5 दिन के ब्लॉक का पहले टोटल लिखेंगे। पहले ये 1 2 3 4 5 का टोटल करो और यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अगले 5 दिन का टोटल करेंगे और उसको यहाँ लिख देना। अपने से करना है। अगले 5 दिन का टोटल करेंगे, उसको यहाँ लिख देना। यानी 5-5 दिन का अमाउंट पहले लेंगे। लिख दिया? कितना आया चेक करना। 2720, 2840, 2900। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5-5 दिन का ब्लॉक लेना है, इसलिए इसको मूविंग एवरेज, आपका एवरेज चेंज होगा, फिर 5 से डिवाइड करना। इसमें वोलाटिलिटी थोड़ी कम रिफ्लेक्ट होती है फिर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 500 से 600 100 का डिफरेंस आ गया, जबकि इधर आप देखोगे 544 580, थोड़ी वोलाटिलिटी जो है कम हो गई है। इसको बोलते हैं 5 डेज मूविंग एवरेज। इसी तरह जो टीवी में जो दिखाते हैं चैनल में, बिजनेस चैनल्स में 10 दिन 20 दिन 30 दिन का मूविंग एवरेज वो इसी तरह निकालते हैं। और अगर आपका शेयर प्राइस इस मूविंग एवरेज से भी ऊपर जा रहा है तो एक ट्रेंड समझ में आता है। जैसे यहाँ पे आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है कि राइजिंग ट्रेंड है, बढ़ रहा है, 544 560 8 580, तो मार्केट बूम पे है। ऐसे इजी क्वेश्चन ना पहले आए थे ना भविष्य में आने की कोई उम्मीद है। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। कोई भी कॉमन पर्सन भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। अब इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है जिसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स लगेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन शॉर्ट विल कॉल इट EMA। EMA लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देखेंगे नीचे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है May 18 एग्ज़ाम का, और उसके बाद May 22 एग्ज़ाम, राइट। तो 2 एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्लास में करेंगे, एक होमवर्क में करेंगे। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में भी अगर कुछ आएगा तो ऐसा ही कुछ आएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग नेक्स्ट फोरकास्ट। अगला फोरकास्ट क्या होगा? विच इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस फोरकास्ट। तो यूजिंग योर प्रीवियस डेटा you are going to project what will be the future outcome। यानी कल का स्टॉक का प्राइस देखकर आप अगले दिन का स्टॉक का प्राइस आप प्रेडिक्ट करेंगे। अब ऑफ कोर्स आप प्रेडिक्ट करेंगे, एक्चुअल और प्रेडिक्शन में हमेशा डिफरेंस होता है, ये तो आप लोग को पता ही है। CA स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? प्रेडिक्ट क्या करते हैं मार्कशीट और आ क्या जाता है। इज इट राइट? कल एक स्टूडेंट बोल रहा था, मैं तो सोच रहा था 60 मार्क आएंगे, 20 आ गया। ऐसा होता है कई बार। अरे मेरे सामने एक स्टूडेंट है, उसने बताया मैं एग्जाम्शन लेकर बैठा था, इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। एक मेरे फ्रेंड को 60 की उम्मीद थी, उसको 10 आए थे। उसने कहा मैं CA नहीं करूँगा, मुझे इस इंस्टीट्यूट से भरोसा ही उठ गया। खैर उसने अगली बार एग्ज़ाम दी, पास हो गया, CA बन गया, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट फोरकास्ट, पास्ट डेटा, एंड बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट फोरकास्ट इज मेड। अगर आपने सिंपल एवरेज देखा तो हम क्या करते हैं, सिंपल एवरेज सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि एवरेज लिया आपने। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहता है वी शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लेटेस्ट वैल्यू। वी शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लेटेस्ट वैल्यू। लेटेस्ट वैल्यू का रिपीट होने का चांस ज़्यादा है। 5 दिन पहले जो प्राइस थी और आज जो प्राइस है, तो आज वाला प्राइस is more relevant for tomorrow's prediction। okay,
सो इसने एक फॉर्मूला दिया है, द नेक्स्ट फोरकास्ट विल बी FT फॉर EMA, लिखा हुआ बुक में, आपको फिलहाल कुछ नहीं लिखना है। FT और EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इक्वल टू प्रीवियस फोरकास्ट लेंगे प्लस अल्फा। अब तुम पूछोगे सर अल्फा क्या है, थोड़ी देर में बताएंगे। अल्फा इंटू डिफरेंस बिटवीन करंट एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस फोरकास्ट। तो हमने क्या किया, पिछला जो फोरकास्ट किया था वो लेंगे और जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस आज मिली है उसको प्रीवियस फोरकास्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अल्फ़ा कैसे निकालना वो मैं नीचे बताऊंगा। अल्फ़ा इज कॉल्ड एक्सपोनेंट विच इज़ 2/n+1। n मीन्स नंबर ऑफ डेज, n इज नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, n इज नंबर ऑफ डेज। ओके, और इस फॉर्मूले को उन्होंने शॉर्ट में इस तरह से लिखा है, अगर आपको फॉर्मूला ये याद रखना है तो इसको याद रख लो, और ये याद नहीं रखना है तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। नेक्स्ट फोरकास्ट इक्वल टू प्रीवियस फोरकास्ट प्लस अल्फा इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस प्रीवियस फोरकास्ट। तो एक्चुअल और प्रीवियस फोरकास्ट का एडजस्टमेंट करते हैं और उसको एक एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस एक्सपोनेंट इज 2/n+1। तो जैसा कि मैंने कहा थोड़ा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है और हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही जगह इसका यूज़ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालने के लिए। अब इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में दो टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं। कई बार वो एक्सपोनेंट की वैल्यू खुद ही दे दिया रहता है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक्सपोनेंट की वैल्यू दे दी है और आप भी कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों में आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस। ये फिगर मान लो फॉर एग्जांपल ये फिगर 1 to 5 आ रहा है और इंस्टीट्यूट ने 1 to 7 दे रखा है, तो क्या करेंगे, 1 to 7 लेंगे। सही जवाब, इंस्टीट्यूट इज सुप्रीम। ठीक है, ये हमारा अन्नदाता है, उसकी ही बात सुननी है आपको, अपना दिमाग बंद करना है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया तो इस फॉर्मूले से एक्सपोनेंट निकालना है। ओके, एक्सपोनेंट का काम स्मूथ करना है, उसको वोलेटिलिटी को थोड़ा कम करना है। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगी, एक्चुअल क्लोजिंग देगी, नंबर ऑफ डेज देगी, या प्रीवियस फोरकास्ट भी पहले दिन के लिए दे देगी। फिर आपको अगले 10 दिन का डेटा देना है, उसमें से आपको बोलेगी अब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालो, यानी नेक्स्ट फोरकास्ट निकालना है। तो नेक्स्ट फोरकास्ट के लिए प्रीवियस फोरकास्ट इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल माइनस प्रीवियस फोरकास्ट। बस एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन में 18 एग्जाम में आ चुका है 8 मार्क्स के लिए, और ये आप क्वेश्चन नंबर 138 होमवर्क करना जो मई 22 एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका मतलब मई में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इज़ इट राइट? तो मई में अपियर करने वाले बच्चों रट लेना, इस क्वेश्चन को घोट लेना। Let us go to question 137. The closing value of BSE Sensex from 6th day to 17th day of the month of the January of the year 2000X were as follows. तो ये आपको BSE Sensex की उन्होंने एक्चुअल वैल्यूज दी हैं 6th से लेकर 17 तक। बीच में डे लिखा है, उसका कोई काम नहीं है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। डे का कोई हमारे कैलकुलेशन में, आप कट मत करो, समझ के लो। फिर उन्होंने सेंसेक्स की वैल्यूज़ दे रखी है। सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है, नो ट्रेडिंग। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसके बाद वापस 3 दिन बंद। इंडिया में मुझे समझ में नहीं आता है कि हम
वर्किंग डे के बीच में हॉलीडे मनाते हैं या हॉलीडेज के बीच में वर्किंग डे आता है? आपका क्या विचार है? 50-50 है, हॉलीडे के बीच में वर्किंग डे आता है। करेक्ट, मैं भी वही सोचता हूँ, मतलब हॉलीडे रहती है, बाय मिस्टेक वर्किंग डे आ जाता है। सो कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड। तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इतना याद रखना, जिस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी उसका कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, सीधा यहाँ से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं किया है तो अन्य से दिमाग लगाएंगे। इज इट राइट? नो ट्रेडिंग वाले दिन कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर ये तो मेरा एक्चुअल है, तो प्रीवियस फोरकास्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया था 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी अज्यूम टू बी 15,000। ये जो लाइन है, दैट 15,000 विल बी यूज्ड एज प्रीवियस फोरकास्ट फॉर डे 1। प्रीवियस फोरकास्ट फॉर डे 1 कहाँ से शुरुआत करेंगे? 15,000 से, और उसके बाद तो आपको हर दिन आप नेक्स्ट फोरकास्ट करोगे, जो नेक्स्ट फोरकास्ट करोगे वो सेकेंड डे प्रीवियस फोरकास्ट बन जाएगा। डे 1 का नेक्स्ट फोरकास्ट विल बिकम प्रीवियस फोरकास्ट फॉर डे 2। बाकी उसने दिया द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 30 डेज EMA इस 0.062। अभी इंस्टीट्यूट ने फैक्टर दिया है, देखो हम भी कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारा आंसर इससे डिफरेंट आएगा तो हम 0.062 लेंगे। एक एग्जाम में उन्होंने नहीं दिया तो उस समय आपको कैलकुलेट करना है। गिव डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन, और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि आप कैलकुलेशन के बाद एनालाइज करो, मार्केट का ट्रेंड बताओ कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। इज इट राइट? क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए। वैसे बुक में आंसर है, लेकिन आप नोटबुक में करेंगे, क्योंकि नोटबुक में करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं और किस सीक्वेंस में कर रहे हैं। तो लिखना है, 2 नोट से करेंगे स्वागत। नोट, वी आर गिवन द एक्सपोनेंट, that is 0.062, that is 0.062, ये उन्होंने दिया। दो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट is 2 upon 30 + 1। अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2 upon n + 1, तो ये 0.0645 आ रहा है, बराबर। 2 डिवाइड बाई 31 करो, 0.0645। तो इंस्टीट्यूट का आंसर 0.062 है, हमारा 0.064 या 65 बोल सकते हैं, तो 0.003 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग इंस्टीट्यूट वाला फिगर ही लेंगे अगर दिया हुआ है तो। सेकेंड नोट लिखना, फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कैलकुलेट ओनली फॉर ट्रेडिंग डेज, वी कैलकुलेट ओनली फॉर ट्रेडिंग डेज, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ EMA, हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ EMA। बस एक टेबल बनाओ, 8 मार्क पाओ, और टेबल में भी आपको दिमाग बार बार नहीं लगाना है, मैकेनिकल क्वेश्चन है, वेस्ट ऑफ ह्यूमन टाइम एंड टैलेंट। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी है मैकेनिकली। तो फॉर्मेट क्या है? डेट, सेंसेक्स ब्रैकेट में लिखना 80, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेंसेक्स। देन लिखना EMA फॉर प्रीवियस डे, EMA फॉर प्रीवियस डे, इन ब्रैकेट लिखना FT-1, FT-1। फिर लिखना अल्फा
इंटू ब्रैकेट AT माइनस FT माइनस 1। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.062, AT इन माइनस FT माइनस 1, ये चेंज होता रहेगा। एंड द लास्ट इज EMA। EMA निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस फोरकास्ट लेना है और उसमें ये जो अल्फा इंटू एक्चुअल माइनस प्रीवियस फोरकास्ट आएगा उसे ऐड करना है। इज इट राइट? तो मतलब आपका अगला फोरकास्ट किस पे डिपेंडेंट है, एक्चुअल पे भी डिपेंडेंट है, प्रीवियस फोरकास्ट पे भी डिपेंडेंट है, उनके डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, और उसको स्मूदन करने के लिए एक एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ओके, तो चलिए डे 6 लिखना। डे 6 में सेंसेक्स की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी है, 14522। अब सिर्फ जब आप पहला डेट लोगे तो आपको नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है द 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी अज्यूम टू बी 15,000, दिख रहा है? तो यहाँ पर उसको यूज़ करना है फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए। बाकी फिर आपको प्रीवियस फोरकास्ट विल बिकम, प्रीवियस डे का फोरकास्ट को फिर अगली बार यूज़ करना है। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है ज़रा देखो, चाइना वाला कैलकुलेटर उठाओ। 80 14522 माइनस प्रीवियस फोरकास्ट 15,000 इंटू 0.062, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इस केस में माइनस आ रहा है 29.636। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, या माइनस आ रहा है तो लेस कर दो, तो दैट इज माई नेक्स्ट फोरकास्ट, दैट इज माई नेक्स्ट फोरकास्ट। इसका मतलब मुझे लगता है आने वाले दिन में सेंसेक्स की वैल्यू इतनी होगी। हो गया? डे 7 देखना, 14925 दिख रहा है क्वेश्चन में। अभी प्रीवियस डे का EMA, ये जो फिगर है इसको यहाँ पे लिखना है आपको, इसको हर बार आपको यहाँ पे सरकाना है। कितना आया? 14970.364 बराबर। कैलकुलेटर उठाएंगे, सिर्फ आराम से कैलकुलेशन करना, इसका डिफरेंस लो इंटू 0.062, माइनस आ रहा है क्या? माइनस आ रहा है, -2.812, इसको ऐड करो 14967.55। जवान आगे बढ़े, 15222 डे 10 लिखना है यहाँ पे। छुट्टी वाले दिन कुछ नहीं करना है। प्रीवियस फोरकास्ट 14967.55, पहले इन दोनों का डिफरेंस लो इंटू 0.062 करो, पॉजिटिव 15.776। बोलो हाँ, नेक्स्ट बोलो 14983.32, 11 डे 11 16,000, डिफरेंस इंटू 0.062 63.034, EMA 15046.354, डे 12 सेंसेक्स 16400, $83.926, वेरी गुड। EMA 15130.28 आ रहा है। ओके, डे 13 लिखना, सेंसेक्स 17,000, आंसर बताइए।
115.922, वेरी गुड। टोटल बताना, टोटल बताएंगे 15246.202, वेरी वेरी गुड। लास्ट वाला बोलना। 170.735। हो गया। तो क्या किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। एक नोट लिखना आपको, इसमें आपको एक नोट लिखना है। क्वेश्चन था एनालाइज, एनालाइज। अब आप जरा इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, 14970 है, थोड़ा घटा यहाँ पे, बट उसके बाद ये बढ़ रहा है, उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है। इज इट राइट? निफ्टी को भी देखेंगे तो पहले निफ्टी ईएमए से कम था, निफ्टी ईएमए से कम था, लेकिन बाद में निफ्टी ईएमए से ज़्यादा है, राइट? तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज अ बुलिश सिचुएशन, यानी मार्केट इज शोइंग अ राइजिंग ट्रेंड, मार्केट इज शोइंग अ राइजिंग ट्रेंड। तो लिखना एक नोट, द मार्केट इज बुलिश। निफ्टी भी आप, सेंसेक्स भी देखोगे लगातार बढ़ रहा है, ईएमए भी सिर्फ सेकेंड डे छोड़कर वो लगातार बढ़ रहा है, ईएमए। ओके, द मार्केट इज बुलिश। देन लिखना द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश, द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, for short to medium term, for short to medium term, if other factors remain the same, if other factors remain the same, if other factors remain the same, on the basis of this indicator, on the basis of this indicator, on the basis of this indicator, investors or brokers can take long position, investors or brokers can take long position, investors or brokers can take long position। ध्यान से आपको देखना है, अगर ये राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो मार्केट बुलिश है, एंड यू कैन टेक अ लॉन्ग, लॉन्ग यानी बाय। बाय करने का फायदा क्या है, लॉन्ग पोजीशन यानी बाय। अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, अगर आपने बाय किया है और मार्केट बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। तो इस तरह से एनालिस्ट जो है वो ट्रेंड समझते हैं। एक होमवर्क लिखना, एक पेज ब्लैंक भी रखना वहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 138, और ये मई 22 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को हम बार बार कहते हैं सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और फिर वो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद वो फिर से आ जाता है वो। ओके,
अभी आप 139 की ओर प्रस्थान करें। ये क्वेश्चन कब आया था? जून 2009 की एग्ज़ाम में। जून 2009 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था और उसके बाद उन्होंने इस क्वेश्चन को आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी डाल रखा है। आपका जो करंट मटेरियल है आईसीआई का, उसमें भी ये क्वेश्चन को उन्होंने डाल रखा है। और उसके अलावा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मई 23 एग्ज़ाम में भी डाल दिया। यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी कहानी की? जून 2009। और उसको उन्होंने फिर कई सालों के पश्चात 14 साल के बाद मई 2023 एग्ज़ाम में रिपीट किया है। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सिलेबस का के बाहर का, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। स्टडी मटेरियल में इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है, डायरेक्टली एक प्रॉब्लम है। मैंने पूरा स्टडी मटेरियल देखा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक उन्होंने डाल दिया। तो क्या करे बच्चा, सॉल्व तो करेगा ही। फिर भी हम क्या करेंगे, जितना हो सके उसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 139 टेकन फ्रॉम May 2023 एग्जाम, विच वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन June 2009 एग्जाम and it is now in the study material also। चलिए सॉल्व करेंगे। An investor has two portfolios known to be on minimum variance set for a population of 3 securities A, B, C having below mentioned weight। यहाँ पे लिखा हुआ है investor has two portfolios। दो पोर्टफोलियो दिख रहा है आपको, X और एक Y, और इन पोर्टफोलियो में तीन तीन स्टॉक है। कौन कौन से तीन स्टॉक हैं? A, B, C। और ये टेबल में उनका वेट दिया हुआ है। इस टेबल में इनका वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ A, वेट ऑफ B, वेट ऑफ C। अगर आप टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा। दो पोर्टफोलियो हैं, उसमें तीन स्टॉक हैं और उनका रिस्पेक्टिव वेट। बट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, नोन टू बी ऑन अ मिनिमम वेरिएंस सेट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 सिक्योरिटी। अब तुम पूछोगे इस लाइन का क्या मतलब है? नोन टू बी ऑन अ मिनिमम वेरिएंस सेट। स्टार्टिंग के सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर में हमने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो सीखा था। कुछ याद आया? आप बोलेंगे नहीं सर 11 दिन हो गए। यस, बात तो सही है, लेकिन रिवाइज भी तो हमने किया बीच बीच में कई बार। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का मतलब है पोर्टफोलियो विच विल हैव मिनिमम रिस्क। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो स्टॉक है जिसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है। लेकिन इस बार उन्होंने पूछ ही लिया तीन स्टॉक। मिनिमम वेरिएंस सेट मतलब ये जो तीन स्टॉक है इसका रिस्क सबसे लोएस्ट होगा। अगर इस कॉम्बिनेशन में हम इन्वेस्ट करें तो उनका रिस्क सबसे लोएस्ट होगा। इस पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम होगा अगर आप इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हो तो ये वापस पढ़ते हैं एक बार। इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियोज नोन टू बी ऑन द मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 स्टॉक ABC हैविंग गिवन बिलो वेट्स। वेट ABC, portfolio X, portfolio Y। It is supposed that there are no restriction on short sale। It is supposed that there are no restriction on short sale। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब अगर आप चाहें तो स्टॉक को शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेल मतलब सेलिंग द स्टॉक विदाउट ओनिंग। सेलिंग द स्टॉक विदाउट ओनिंग यानी स्टॉक नहीं है फिर भी आप उसको सेल कर सकते हैं। सेलिंग द स्टॉक विदाउट ओनिंग द स्टॉक। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है?
बाई बोरिंग द स्टॉक, बाई बोरिंग द स्टॉक टुडे। ओके, स्टॉक बोरो करो किसी से, आपके फ्रेंड से स्टॉक बोरो करो, बेच दो आज, और 1 महीने बाद मार्केट से परचेज करो स्टॉक और अपने फ्रेंड को रिटर्न कर दो। एंड परचेज लेटर एंड रिटर्न टू द लेंडर ऑफ द स्टॉक। बाद में लेंडर ऑफ द स्टॉक को रिटर्न करना है। ऐसा कोई इंसान क्यों करेगा? अगर उसको लगता है प्राइस घटने वाला है तो आज हायर प्राइस पे बेच दो, बाद में लोअर प्राइस पे खरीद लेना, तो आपका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तो आप शॉर्ट सेल करते हो, और जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला तो बाय करते हो। ठीक है, शॉर्ट सेल का मतलब यहाँ पर है कि अगर वेट्स नेगेटिव भी हो तो आप नेगेटिव वेट्स ले सकते हैं। यू कैन चूज अ नेगेटिव वेट। ठीक है, पिछले 2-3 लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे जहाँ पर स्टॉक का वेट नेगेटिव था, शॉर्ट सेल का वेट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर नेगेटिव वेट आता है तो भी चलेगा। व्हाट would be the weight of each stock for a portfolio constructed by investing 5,000 in portfolio X and 3,000 in portfolio Y। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर मान लो आपके पास 8,000 रुपये हैं, उसमें से 5,000 आपने पोर्टफोलियो X में इन्वेस्ट कर दिया और 3,000 पोर्टफोलियो Y में इन्वेस्ट कर दिया, तो स्टॉक A, B और C का वेट कितना होगा? सपोज मैंने पोर्टफोलियो X में इन्वेस्ट किया तो A में कितना पैसा जाएगा? 5,000 रुपये इंटू 0.3, तो A में कितना पैसा डालोगे? 1,500, क्योंकि पोर्टफोलियो X में 3 प्रकार के स्टॉक है और उनका वेटेज 0.3, 0.4, 0.3 है। B में डालोगे 2,000 और इसमें वापस 1,500, तो ये 5,000 रुपये आपने यहाँ पे खर्च दिया, और पोर्टफोलियो वाई में 3,000 डालेंगे इस रेशियो में। बोलो जी, 3,000 इंटू 0.2, वेरी गुड। 3,000 इंटू 0.50, 1,500, 900। तो पहले आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। ए में आपने 2,100 रुपये लगा दिए हैं, इनडायरेक्टली आप ए में आपने 2,100 रुपये लगाया, बी में 3,500 रुपये लगाया और सी में 2,400। इस तरह से आपका 8,000 अब इन 3 स्टॉक में जा चुका है। तो क्या आप वेट्स निकाल सकते हैं? कितना निकलेगा? 2,100 डिवाइड बाई 8,000, so that will give you the amount invested in A। कितना आया? 0.26। 3,500 डिवाइड बाई 8,000, 0.44, और ये बाकी यहाँ पे 30%। इतनी कम मेहनत में अगर कोई 4 मार्क्स दे रहा है तो क्या बुरा है? इज इट राइट? इसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फंड ऑफ फंड। यानी आपने जैसे म्यूचुअल फंड में हम पैसे डालते हैं, तो सपोज पोर्टफोलियो एक्स इज़ लाइक 1 म्यूचुअल फंड, उसमें 3 स्टॉक में पैसा चला गया। फिर आपने एक दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, उसमें भी वो 3 स्टॉक अलग प्रोपोर्शन में है, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा ए बी सी में 0.26, 0.44 और 0.30 के रेशियो में चला गया। ये क्वेश्चन जो है इजी है, कम से कम ये तो सभी कर आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा नया है। सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹4,000 आउट ऑफ 8,000 इन सिक्योरिटी ए। ओके, यानी आपके पास 8,000 रुपये हैं, आपने उसमें 4,000 रुपये सिर्फ ए में इन्वेस्ट कर दिया, तो वेट ऑफ ए क्या हो गया? 4,000 डिवाइड बाई 8,000, बोलो जी, 0.5।
वेट ऑफ ए 0.5 है, तो बचा हुआ 0.5 कहाँ जाएगा? बी एंड सी में, यानी वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी विल बी 0.5। उतना समझ में आ गया? तो अब ये वही क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ ही विल अलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सी। ये जो बैलेंस 50% बच गया है, या बैलेंस 4,000 रुपये जो बच गए हैं, 4,000, उसको बी और सी में कितना अलोकेट किया जाए टू इंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन अ मिनिमम वेरिएंस सेट। टू इंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन द मिनिमम वेरिएंस सेट, यानी इस पोर्टफोलियो का भी वेरिएंस मिनिमम आना चाहिए। तो उसके लिए बी और सी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? तो ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। पहला आंसर पहले, एटलीस्ट 4 मार्क मिल रहे हैं, लूट लो ना। लिखो फर्स्ट आंसर, आंसर पार्ट 1, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ईच स्टॉक। आंसर पार्ट 1, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ ईच स्टॉक। फिर एक टेबल ड्रॉ करना, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस लिखना है, नोटबुक में लिखना है। ए बी सी टोटल, पोर्टफोलियो एक्स में हमने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। अगर आप पोर्टफोलियो एक्स में 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए, बी और सी में, इन द रेशियो 0.3, 0.4, 0.3। फिर लिखना पोर्टफोलियो वाई। पोर्टफोलियो वाई में हमने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। पोर्टफोलियो वाई में ए बी सी का वेट है 0.2, 0.5, 0.3, 600, 1500, 900। फिर लिखना कंबाइंड पोर्टफोलियो, कंबाइंड पोर्टफोलियो 2,100, 3,500, 2,400, टोटल कितना है? 8,000। अब इसको आपको वेट्स में कन्वर्ट करना है, स्टॉक वेट्स। कैसे निकालेंगे? 2100 डिवाइड बाई 8,000, 0.26। अब चाहिए तो 2, 3, 4, 5 डिजिट में लिख सकते हैं, जितनी श्रद्धा उतना लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज 0.44, थर्ड वन 0.30। कम से कम 4 मार्क जरूर लेकर आना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। पहले तो ऊपर लिखा है द इन्वेस्टर हैज 2 पोर्टफोलियोज नोन टू बी ऑन अ मिनिमम वेरिएंस सेट। तो ये जो पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है मिनिमम वेरिएंस सेट पे है, ठीक है? मतलब इसका इस रेशियो में इन्वेस्ट करने पे हमारा टोटल रिस्क मिनिमम होगा। उसी प्रकार आपको एक और पोर्टफोलियो क्रिएट करना है विच शुड बी ऑन द मिनिमम वेरिएंस सेट, बट उसमें एक कंडीशन है कि ए का वेट 50% होना चाहिए। ए का वेट 50% होना चाहिए। अब आपको बी और सी का वेट बताना है, ओके? तो उसके लिए मैं आपको पहले एक नोट लिखवाऊंगा। नोट लिखेंगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, the second part of the question is based on कॉर्नर थ्योरम। वैसे आपके स्टडी मॉड्यूल में कॉर्नर थ्योरम पे एक भी पैराग्राफ नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया, वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। यानी एक आंसर रट के जाना है तुम्हें, ठीक है?
घोट लेना है उसको. So we'll write 2-3 lines about it. The theorem states that the theorem states that the portfolio lying on a minimum variance set, the portfolio lying on a minimum variance set can be joined by a straight line. Portfolio lying on a minimum variance set can be joined by a straight line. The theorem states that portfolio lying on a minimum variance set can be joined by a straight line. There is a linear relationship. There is a linear यानी straight line relationship. There is a linear relationship between the weights of any pair of stock. There is a linear relationship between weights of any pair of stock. जितने भी पेयर होंगे उनके बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होगा. ओके, लीनियर रिलेशनशिप मतलब straight line. All of you know that. Don't draw, just understand. Straight line. Okay. So for example, weight of A और weight of B के बीच एक linear relationship होगा. Let us choose the pair A and B. अभी आपको कोई भी दो पेयर लेना है, हम A और B लेंगे. तुम पूछो सर A और B क्यों लिया, पूछो B और C क्यों नहीं लिया? क्योंकि A का वेट दिया हुआ है तो B का वेट निकालना इजी हो जाएगा. इज इट राइट? तो लिखना लेट अस चूज द पेयर A एंड B. अब आपकी एग्जाम में भी देखना, सपोज इसी क्वेश्चन में उसने C का इन्वेस्टमेंट दिया होता तो फिर आप क्या करते हैं, एक C रखते हैं, फिर एक B या C, A या C ऐसा कुछ कर सकते थे. ठीक है, रट्टा नहीं मारना, कुछ कुछ चीज़ों की लॉजिक समझनी. इंस्टीट्यूट के आंसर को आप पढ़ो नीचे, कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्टली आंसर. We can plot the weight of stock B and stock A. We can plot the weight of stock B and stock A and find the equation of the line. तो जब भी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल के बीच तो उनका हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आपने CAPM मॉडल में भी किया था, कुछ याद हो तो बताना. RF प्लस बीटा इंटू, ये एक रिलेशनशिप है बीटा और रिक्वायर्ड रिटर्न के बीच में. उसी तरह आपने कैपिटल मार्केट लाइन में किया था, अभी लिखना नहीं है, हर चीज़ लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. कैपिटल मार्केट लाइन में लिखा था रिटर्न ऑन स्टॉक J इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू RM. जैसे जैसे RM चेंज होगा RJ की वैल्यू चेंज होगी. तो उसी तरह मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो देर इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. हमने ये दो वेरिएबल किसको किसको सिलेक्ट किया है, A एंड B को. तो आपका इक्वेशन इस तरह से बनेगा. द इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज. लिखो, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज. The equation can be written as follows. Weight of B equal to A plus B into weight of A. A plus B into weight of A. ठीक है, अब आपको A और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब वो इक्वेशन बन पाएगा. हमारे पास पोर्टफोलियो X है, पोर्टफोलियो Y है. पोर्टफोलियो X में आप देखना कि B का वेट 0.40 है, A का वेट 0.30 है. पोर्टफोलियो Y में B का वेट 0.50 है और A का वेट 0.20 है. तो दो इक्वेशन बन जाएंगे.
तो दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन लिखना फॉर पोर्टफोलियो एक्स, फॉर पोर्टफोलियो एक्स, फॉर पोर्टफोलियो एक्स। आप क्वेश्चन देखना, पोर्टफोलियो एक्स में ए और बी के बीच क्या रिलेशनशिप है, वो दोनों ऑलरेडी मिनिमम वेरिएंस सेट है, ठीक है। तो उसके बीच में रिलेशन है 0.4 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 0.3 बराबर। फॉर पोर्टफोलियो वाई टेबल देखो, वाई का इन वाई इज अ मिनिमम वेरिएंस सेट, उसमें ए का वेट 0.2 है, बी का वेट 0.5 है। इसका मतलब द इक्वेशन इज 0.5 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 0.2। तो क्या आप मुझे ए एंड बी की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके बता पाएंगे? हाँ जी, इक्वेशन सॉल्व करना आता है? जिसको जैसे आता है करो।